हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद बड़ू भैया। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी क्लास 9th हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको भी हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लीजिए ताकि आपका लाइन बाय लाइन चैप्टर क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर आप इसके ऊपर आइए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे या कुछ भी डाउट नहीं रहे। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, अपन उसको स्टार्ट करते हैं। तो रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ यानी कि जो क्रांति हुई थी फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन आया था उसका एवरीडे लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ पीपल वेयर, ये क्वेश्चन उठता है कि क्या जो पॉलिटिक्स है वो लोग क्या कपड़े पहनते हैं उसको बदल सकती है। लैंग्वेज दे स्पीक, क्या पॉलिटिक्स राजनीति की वजह से लोग वहाँ के लोग क्या भाषा बोलते हैं उसमें परिवर्तन आ सकता है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। और द बुक्स दे रीड, और क्या ऐसा हो सकता है कि वो बुक्स चेंज हो जाए जो वो पढ़ते थे। तो ऐसा हो सकता है किसी चीज़ की वजह से। तो आंसर है यस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ये सब करके दिखाया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ऐसा हुआ क्या। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिसेस। मतलब जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी यानी मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर की जो गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने जब वो गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने कुछ ऐसे रूल पास करे जिसमें आइडियाज़ थे किसके, लिबर्टी और इक्वलिटी के, कि सबको लिबर्टी होनी चाहिए यानी सब फ्री होना चाहिए, और इक्वलिटी यानी सबको अपने हिसाब से काम करने का आज़ादी होनी चाहिए, किसको क्या काम करना है, और सभी कानून की नज़र में सामने एक हों, और यही चीज़ें एवरीडे लाइफ में आई, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या क्या आया, इसके साथ और चेंजेस आए जैसे अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। जैसे आपको पहले याद हो तो पहले जो रूलर था वो सेंसरशिप लगाता था, मतलब अगर आपको कुछ भी प्रेस करना है, कुछ भी न्यूज़पेपर में छापना है तो पहले आपको रूलर को बताना पड़ेगा, राजा को बताना पड़ेगा कि आप क्या छापने वाले हो, और अगर फिर उसने हाँ करा तभी आप उसको छाप सकते हो। बट अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप यानी सेंसरशिप के ऊपर मना कर दिया गया, रोक लगा दी गई। यानी अब जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो लिबरल थे, वो अपने हिसाब से जो भी उनको समझ में आता है और उनको जो भी लगता है वो उसको प्रेस कर सकते थे, उनको प्रिंट कर सकते थे। फ्रीडम टू द प्रेस, ये दोनों चीज़ें सेम है। अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप हुई तभी तो फ्रीडम ऑफ प्रेस मिला, तभी तो लोग फ्रीडम से चीज़ें छाप पाए, ठीक है। तो जब ये पूरी स्टोरी हुई कि वुमन का क्या रोल था, आउटब्रेक कैसे हुआ रिवॉल्यूशन का, एवरीडे रूल, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, तो इन सब का बाद में लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला। तो कंक्लूजन ये निकला, इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंडेड हिम एम्परर ऑफ फ्रांस। यानी 1804 सन 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। यानी 1789 तक तो लुई 16 था, 1793-94 में मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर की गवर्नमेंट आई थी, जैकोबिन गवर्नमेंट। फिर वहाँ से तब वो हट गए थे, फिर नेपोलियन ने उसकी लोगों ने उसको हटा दिया था। फिर वापस थोड़े टाइम के लिए मोनार्की आ गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थर्ड स्टेट वालों के पास। फिर उसके बाद वापस 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट आ गया, उसने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉ सच एज राइट टू प्रॉपर्टी, और उसने कुछ लॉ इंट्रोड्यूस करे। कैसे लॉ थे, तो उनमें बहुत से लोग पास करे जिनमें से कुछ मेजर लॉ थे। राइट टू प्रॉपर्टी यानी अब हर व्यक्ति को संपत्ति रखने का, ज़मीन रखने का अधिकार था। पहले अधिकार सबको नहीं था, पहले अधिकार किनको था, जो कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे, और प्रॉस्परस लोग थे जो थर्ड स्टेट के, यानी जो लोग पैसे अर्न करते थे और टैक्स देते थे तब सिर्फ उनको ही प्रॉपर्टी रखने का हक होता था। बट जब नेपोलियन आया तो उसने इन सभी चीज़ों को हटा के सबको राइट टू प्रॉपर्टी का दे दिया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर, पहले एक ही जगह पर बहुत सारे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म चलते थे। कहीं पे आप जिस चीज़ को एक जगह 1 किलो तोल के ले जाते तो कहीं दूसरी जगह है ना 900 ग्राम ही निकलती, कहीं पे 750 ही निकलती, कहीं पे वापस 950 हो जाती, कहीं पे वापस 1 किलो हो जाती। तो ये जो अनयूनिफॉर्म सिस्टम था उसको उसने यूनिफॉर्म करा, हर जगह इक्वलिटी करी। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबर्टर
हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। और कई जगह शुरुआती दौर में जब नेपोलियन आया था तो उसको एज अ हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, यानी ऐसे देखा गया कि भाई यही हमारा राजा है, यही हमारे लिए देवता है, इसने हमारे लिए सब कुछ करा, यही हमको आज़ादी दिलाएगा। बट ऐसा था नहीं, ये सिर्फ इनिशियल एंथुजियाज्म ही था। बाद में एक जो ये रास्ता था इसने एक अलग मोड़ लिया। अब वो मोड़ क्या लिया वो अपन उसको पढ़ते हैं। तो पहले तो लोग नेपोलियन को एज अ हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी देखते थे, बट बाद में हुआ क्या, बट सून द नेपोलियनिक आर्मी केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। बट बाद में जब लोगों को वहाँ पे समझ में आया कि यार ये तो पहले भी हमारा कोई राजा था, बस इसने क्या करा, इसने उस राजा को हटा के अब खुद राजा बन गया। क्योंकि नेपोलियन था कहाँ से, फ्रांस से, तो सगा तो फ्रांस के लिए होगा ना, उस वो दिल से अच्छा करने के लिए तो सिर्फ फ्रांस के लिए सोचेगा, बाकी सब जगह के लिए तो वो क्या सोचेगा कि ये तो मेरी जीती हुई टेरिटरी है, तो अब मेरे को टैक्स चाहिए तो मैं यहाँ पे टैक्स लगाता हूँ। तो उन लोगों ने क्या देखा कि भाई पहले भी हम राजा के गुलाम थे, अभी भी राजा के गुलाम है, बस राजा चेंज हो गया, पहले कोई और था अब नेपोलियन हो गया। तो बाद में लोगों को समझ में आने लगा कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है। और क्यों अच्छी बात नहीं, क्योंकि उनके ऊपर टैक्सेस लगाता था और अपन ने देखा वो फोर्सफुली दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को फोर्स करता था कि फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करो। अब कोई है पोलैंड का या कोई है ऑस्ट्रिया का, तो फ्रांस की फ्रांस की जो आर्मी है उसको ज्वाइन क्यों करेगा, उसके क्या लेना देना वहाँ से, ठीक है। तो ये सब तो था नेपोलियन का राइज। बट किसी भी इंसान का राइज होता है तो उसका फॉल भी होता है। अपन देखते हैं पावर एक ही बंदे के पास अक्यूमुलेट नहीं रहती है, वो दूसरे के पास शिफ्ट होती है। तो क्या हुआ 1815 में ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। बैटल ऑफ वाटरलू जब हुई 1815 में 1815 में, तब उसको हरा दिया गया। किन लोगों ने हराया, तो मैं आपको एक कंट्रीज़ के नेम बता देता हूँ, वैसे तो अभी नहीं आते हैं, ये 10th में है, बट आपको फॉर नॉलेज आप ये याद रख लेना कि प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन एंड रशिया। प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रशिया, ये जो 4 देश थे, इनके जो राजा थे, इनके जो किंग थे, उन लोगों ने क्या करा कि भाई देखो अगर अभी भी साथ में नहीं हुए तो नेपोलियन एक एक करके तो सबको हरा ही देगा, तो इससे बढ़िया सब एक साथ हो जाते हैं और इसको ही मिलके हरा देते हैं। तो प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रशिया। देखो ऑस्ट्रिया भी आप जानते हो एक अभी भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, ब्रिटेन भी है, रशिया भी। बट प्रूशिया क्या है, ये एक प्रूशियन एम्पायर है, जैसे बर्बन डायनेस्टी थी वैसे एक प्रूशियन एम्पायर भी था। तो प्रूशिया एम्पायर यानी आज की तारीख का, आज के दिन का जर्मनी जो है उसको अपन प्रूशिया कहते हैं, प्रूशियन एम्पायर कहते थे। तो ये जो 4 कंट्रीज थी या ये जो 4 एम्पायर थे, यहाँ के राजाओं ने साथ में मिलकर नेपोलियन को 1815 में हरा दिया। तब नेपोलियन हार गया और फिर उसके बाद अभी आप ये याद रखना 1815 में नेपोलियन हार गया, क्योंकि यहाँ जहाँ पे नेपोलियन हारा है नेक्स्ट ईयर क्लास 10th में जब आप आओगे तो वहीं से ही आपका चैप्टर नंबर 1 जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वो चैप्टर यहीं से वापस चालू होगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सारे टॉपिक्स हमने जो इस वीडियो की सीरीज़ थी फ्रेंच हिस्ट्री सीरीज़ उसमें सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, कवर कर लिए हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी क्वेश्चन आंसर वीडियो। मैं आपको उसके अंदर वो सारे क्वेश्चन बता दूंगा जो डायरेक्टली आपके एग्जाम पेपर में आते हैं, क्वार्टरली के, एनुअल के, हाफ ईयरली के। और ऐसा नहीं सिर्फ एक बार आए, वो बरसों से आते रहे हैं और आगे भी आएंगे और आपके पेपर में भी डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आपके उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको लगता है कि एसएसटी बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट है और उनसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके सारे एसएसटी क्लास 9th के जो चैप्टर्स हैं उनको इसी सिंपल हैंड रिटन नोट्स के वे में और सिंपल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैनल पर लाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।